हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति योजना के जो टेस्ट है वह देखेंगे। आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है, उसको हम हल कर रहे हैं कि इसी तरह से आपको परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे और ऐसे ही आपको हल करना है। आपको एक एक सवाल हल करके बताया जाएगा और फिर जो सही होगा वह भी उसका आंसर बताएंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल पूरा हल करके ही जाना है। अब आते हैं, शुरू करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। देखो, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्या लिखा है, आपको एक संख्या दे दी गई। क्या लिखा है, 5, 2, 6, 9, 8 के वर्ग का इकाई का अंक पूछा गया है। इसमें इकाई का अंक बताना है। जब भी इकाई का अंक पूछते हैं तो क्या करना है, देखो जैसे संख्या क्या थी वह लिख लेंगे। संख्या थी, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर प्रश्न में कितनी लिखी थी वह देखो, 5, 2, 5, 2, 6, 9, 8 यही थी। और फिर पूछा गया वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, ठीक है। तो इसमें जब भी हमसे इकाई अंक पूछते हैं, जो भी संख्या दे दी जाए उसका हमें इकाई अंक देखना है। जैसे यह संख्या दी तो इसमें इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कि 8 है, जो इसमें इकाई है। 8 क्या है भाई साहब, यहाँ पर इकाई है। तो इसी संख्या का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, क्योंकि इसमें वर्ग लिखा है इसीलिए हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। अब जो मान निकला अपना, उसमें इकाई का अंक देखेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 है जो हमारा आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर हो जाएगा। तो पहले का ए सही है। समझ में आया। इसी तरह से आपको सारे प्रश्न, गणित के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करना है और फिर तब आपको टिक लगानी है। ऐसे नहीं मन से किसी में भी लगा देनी है। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। हमें क्या करना है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। एक संख्या दे दी गई है, भाई कितनी है, 18। देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, देखो दूसरा सवाल है यह। दूसरा सवाल क्या है, एक संख्या दी हमें। क्या दिया हमें, एक संख्या दी है। संख्या का मान कितना है, 18 है। तो इनको कैसा करना है, जो संख्या दी होती है उसे हमें 2m के रूप में लगाना। देखो, त्रिक निकालने की 3 कंडीशन होती हैं, यही आपको याद रखना। पहली कंडीशन क्या है, 2m। दूसरी कंडीशन क्या है, m² ऋण 1। तीसरी कंडीशन है m² प्लस 1। क्योंकि त्रिक निकालना है यानी हमें 3 संख्या निकालनी है, तो तीनों संख्याओं को हम इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई होती है उसको हम 2m के बराबर लेंगे। जैसे 18 दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 2m का मान कितना हो जाएगा, 18 आएगा। आ रहा समझ में। अब m का मान कितना हो जाएगा, m का मान 2 का पक्षांतर। 2 यहाँ पर गुणा में है, इसलिए यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। 18/2 हो जाएंगे। आया समझ में। अब इसको काट देंगे, भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 इनम 18। m का मान कितना आ गया, 9। एक संख्या m मिल गई 9, m का मान आ गया 9। अब 2 से निकालना है तो इसमें मान धर देंगे। तो यहाँ पर रख देते हम, यहीं पर m का मान रखना m² ऋण 1। तो m का मान कितना है, 9। तो इसमें हम रखेंगे तो 9 का स्क्वायर ऋण 1। 9 का स्क्वायर रखेंगे कितना, 9 नाम कितने, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 ऋण 1। यानी संख्या क्या मिल जाएगी हमें, 80। तो इसको हल करने पे हमें क्या मिला, 80 मिला। ठीक है, तो एक संख्या हमारी 80 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको हम हल करेंगे, m का स्क्वायर धन 1। तो m का मान कितना रखना, आपको 9 रखना है। m का मान रखेंगे 9, ऊपर 2 की घात लगी इसलिए 2 की घात लगा देंगे, धन 1। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 धन 1 कितना आ जाएगा, 82। यानी एक संख्या मिल गई 82 और एक मिल गई 80। और एक हमने 18 भी ली थी। m का मान कितना आया था, 18 आया था। m का मान 9 आया था, तो एक संख्या तो हमें पहले से ही 18 दी है। तो 3 संख्या कौन कौन हो जाएंगी, 18, 80 और 82। अब आपको ऑप्शन में देखना है यह किस ऑप्शन में लिखा है। तो यहाँ पर देखो 18, 80 और 82। ठीक है, यह किसमें, ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, अंकित ने एक वस्तु रुपये 875 में खरीद कर 750 में बेच दिया। कितने में खरीदा था उसने, 875 में खरीदा था।
875 में उसने खरीदा और 750 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, दो जो कुछ प्रश्न में दिया है वह देख लेना है। यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या दिया है, खरीदा यानी क्या होता है, क्रय मूल्य। खरीदा यानी क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है आपको, यहाँ पर देखो 875 में उसने खरीदा और बेच कितने में दिया, यानी बेचना माना क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 750। अब आप खुद सोचिए, यदि हम कोई भी चीज़ है जो किसी भी रुपये मान के चलो आपने 100 रुपये में खरीदी और उसकी जगह पर आपने 70 में बेच दें, तो आप कहेंगे कि आपको 30 रुपये की हानि हुई, घाटा लगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो उसने 875 में खरीदा और 750 में बेच दिया, तो यानी इसमें हानि होगा कि लाभ, आप कहेंगे बिल्कुल हानि होगा। क्यों, क्योंकि उसने ज़्यादा मूल्य में खरीदा है, 850 में खरीदा है और 750 का बेचा है। कितना का अंतर है, 875 में से 750 को घटा देना है, तो 5 की यहाँ पर 5 आ जाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। ठीक है, 105 का अंतर है। यहाँ पर 55 की जगह 75 है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। 775 में से 750 घटाएंगे तो हमें 125 मिलेंगे। 5 के 5 आएंगे, 7 में 5 गया 2, 8 में 7 घटेंगे 1, 125 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगी 125 की उसे हानि हुई। और यहाँ पर हमें क्या निकालना, हानि या लाभ प्रतिशत। जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा करना है। क्या निकालना, हानि या फिर लाभ प्रतिशत। यहाँ पर हानि हो रही इसलिए हम हानि प्रतिशत लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आपने सूत्र पढ़ा होगा। हानि प्रतिशत सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य गुणित होता है 100। अब हानि कितने की हुई थी, 125 की हुई थी। क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना था, 875 था। गुणा में कर देना आपको 100। ठीक है, मान धरते तो बन जाएगा। जल्दी से कर लीजिए, काट देते संख्या को। काटिए, किससे, आप चाहें तो एक एक करके काट सकते हो, 5 से काटेंगे उससे भी आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट काट रहे हैं 25 से। 25 चौके 100 होता है, 25 पंचे होता है 125। यहाँ पर काटेंगे तो 25 तिया कितने होते हैं, 75 होता है। और 75 10 कितने हो जाएंगे, 85, 6 87 यानी बचेंगे 12। तो 25 तिया कितने होते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 5 देर कट जाएगा। अब फिर 5 से काट देंगे, 5 एक 5, 5 7 35। अब यहाँ पर कितना था, 100/7। यह संख्या नहीं कट रही, यानी 100 में हम इस तरह से भाग भी दे सकते हैं। 100 में भाग देंगे कितने, 7 एकम 7, 10 में 7 गया बचेगा 3। अगला संख्या लिखेंगे 7 बचेगी, फिर से भाग देंगे 7 चौके 28, शेष क्या बचा 2। अब जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग दिया बस सामने लिख देते हैं। बटे में किसका भाग देते हैं, 7। यानी यह है जो हमारा आंसर होगा। आप देखें ऐसा किस में है, 14/2/7 की हानि होगी। 14/2/7 की हानि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आया समझ में, इस तरह से करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। अब अगला देखते हैं, 5वां प्रश्न क्या लिखा है। यदि 3x-1 भागित 9 बराबर 729 तो x का मान निकालना है। यहाँ पर देखो 3 के ऊपर कितनी घात है, 3x-1 पूरी की घात है। इसको देखो अच्छे से समझना, इसको हल करते हैं। देखो क्या लिखा है, 3 के ऊपर लिखा है 3x-1 की घात भागित 9 बराबर 729। तो यहाँ पर इनको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 के ऊपर 3x-1 की घात ज्यों का त्यों, भाग भाग का चिन्ह लगाएंगे। 9 को क्या हम 3 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो यह हमें 9 बन जाएगा। 3 का 2 के ऊपर घात, यानी 3 के ऊपर कितनी घात है, 2 की, यानी 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बराबर 729 को किस तरह से निकालना है, देखो 729 को आपको नहीं आ रहा समझ में किससे लिखेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, उसको इस तरह से गुणनखंड निकाल लेना है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा यह कितनी बार कटेगा। तो यहाँ से देखो 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 7 बजेगी, 3 चौकी 12, 3 तेरह का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 27, 81, फिर से देंगे 3 नाम 27 और फिर से काटेंगे तो 3 तेरह का 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखना आपकी 3 की कितनी जोड़ी बढ़ रही, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 3 का भाग दिया है। ठीक है, यहाँ पर कितनी जोड़ी बनेगी 3 की, 1 2 3 4 5 6 जोड़ी है, यानी 3 की कितनी बनेंगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 जोड़ी बनेंगी। ठीक है, 3 जोड़ी बनेंगी तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 आ जाएगी, 3 के ऊपर 6 की घात बनेगा। अब आपको इसमें भाग दे देना है। भाग कैसे देते हैं, जैसे 3 के ऊपर x-1, भाग का मतलब क्या होता है, कोई संख्या बटे में, यानी 3 के ऊपर 2 की घात का आई। यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 6 है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है जब x के ऊपर m बटे x के ऊपर n होता है तो वह कैसा हो जाता है, x के ऊपर m ऋण n बनता है। पढ़ा है आपने, यह हमें बताइएगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर क्या आ जाएगा x ऋण 1, यहाँ पर क्या बनेगा गुणा, क्योंकि अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं, 3 के ऊपर बन जाएगा ऋण की 2, ये गुणा भाग से गुणा में जाती है तो घात है जो बटे से ऊपर जाएगी तो ऋण की घात आ जाएगी, बराबर में कितना रहेगा 3 की पावर 6। इसको हल कर लेंगे, घात एक भी आपने यह देखा होगा कि यदि x के ऊपर m की घात इंटू x के ऊपर n, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, m धन n घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 के ऊपर x ऋण 1 और यह जोड़ेंगे, धन धन के 2 आएंगे, यानी इसमें ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण के 2 आएंगे, बराबर यहाँ पर कितना है 3 के ऊपर 6 की घात है। ठीक है, अब आपको इसको हल कर देना है, यहाँ से 3 के ऊपर 3 को छोड़ देना है, ऊपर को हल कर देना है। ऊपर कितना बच रहा है x ऋण 1, ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगी ऋण के 3, बराबर में कितना है 6, ऋण 3 इस तरफ आएंगे तो धन के 3 बन जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 6 धन 3, बराबर कितना आ जाएगा 9, x का मान कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आया समझ में? इसी तरह से आपको हल करना है, बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखो आप, 6वां प्रश्न क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी बताना है कि वो 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। चलिए तो इसको हम करके देखते हैं। आपको प्रश्न पढ़ते जाना है और उसको हल करना है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, यानी वह 80 किलोमीटर एक घंटा मतलब 60 मिनट में चलती है। यदि हम इसमें 60 का भाग दे देंगे तो हमें 1 मिनट की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से 60 से देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा और हमें प्रश्न में पूछा गया 15 मिनट में कितनी, जब 1 मिनट की वैल्यू निकल आएगी तो हम 15 का इसमें गुणा कर देना है। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केले 12 रुपए की हैं तो 1 दर्जन केला कितने का, तो आप कहेंगे क्या कहें 1 दर्जन में कितनी केले होती है 12, यानी 12 में भाग लगा देंगे तो 1 केला 1 रुपये का पड़ा। इसी तरह से यहाँ पर हमने कर दिया, 1 घंटा की वैल्यू हमें 80 दी थी तो हमने 1 मिनट की निकाली, यानी 60 का इसमें भाग दिया तो 1 मिनट का हमें पता चल गया। फिर हमें 15 मिनट का निकालना तो 15 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, 3 से यह संख्या कटेगी, 3 5 15, 3 दूनी 6, इसको भी आप काट सकते हैं 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, यही हमारा आंसर होगा, 20 है जो इसका आंसर है। यहाँ पर क्या लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा इसका सही आंसर है। आगे समझ में बिल्कुल सरल है। इसी तरह से आपका पेपर में प्रश्न आएंगे और आप यदि सीखेंगे नहीं तो छोड़ कर आ जाएंगे, तो सीखना बहुत जरूरी है। अब 7वां प्रश्न क्या लिखा है, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, इसको चुटकियों में हम निकाल लेंगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पर लिखा आयता पार्क की चौड़ाई, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, कोई भी संख्या मान सकते हैं, माना आयताकार की चौड़ाई, आयताकार, ठीक कुछ भी लिख सकते हैं, आपको प्रश्न में थोड़ा इस तरह से लिखना है, कोई भी लिखा है, चौड़ाई मान लेंगे आपको, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, मान लिया आपने, चौड़ाई आपने मान ली कितनी x है, चौड़ाई मान ली हमने x, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है जो यहाँ पर देखो प्रश्न में लिखा है उसकी लंबाई का 5/6। देखो जिससे तुलना करते हैं हम उसको x मानते हैं, यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, लंबाई से, तो हम x किसको मानेंगे, हम लंबाई को x मानेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ना, आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6, लंबाई यदि x हो तो उसमें उसका 5/6 गुना है जो उसकी चौड़ाई के बराबर हो। नहीं आई बात समझ में, अच्छे समझ में। प्रश्न में क्या कहा, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का, तुलना किससे कर रहे हैं हम, लंबाई से, तो हम लंबाई को पहले x मानेंगे, तो यहाँ पर हमने लंबाई को x मान लिया। अब क्या कर रहे हैं कि लंबाई का 5/6 गुना चौड़ाई है, तो 5/6 का गुणा, गुणा मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर हमने x में 5/6 का गुणा कर दिया, यह क्या निकलेगी हमारी चौड़ाई निकल आएगी। तो यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी आपकी x से गुणित 5/6, यहाँ पर लंबाई है, लंबाई हमने क्या मानी है, अभी बताया था हमने लंबाई x माना, यहाँ पे लिख लेंगे, माना लंबाई कितनी है x है। ठीक है, लिख लिया। अब यह चौड़ाई हो जाएगी आपकी और यह लंबाई हो जाएगी, तो यहाँ पर इनको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 6 है जो
6 चौड़ाई आ जाएगी। यहाँ पर आपको इस तरह से हल करना है। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5x लंबाई। अब यहाँ से आपको किसी भी एक की मान निकाल लेना है। जैसे आप चौड़ाई के निकालेंगे तो इनका देखो चौड़ाई बटी क्या आ जाएगा लंबाई। आपसे राइटिंग पे नहीं जाना, राइटिंग कैसे भी आ सकते हैं, आपको समझना जरूरी है। चौड़ाई बटी लंबाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x/6। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 5x इसमें भी 6 रहेगा। ठीक है, यह हो जाएगी आपकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कहा गया थी, दो चक्कर राहुल है जो पार्क के 2 चक्कर लगा। देखो आयताकार पार्क था इस तरह से, एक आयत के आकार का यह पार्क था। अब इसकी 2 चक्कर राहुल ने लगाए। ठीक है, 2 चक्कर राहुल ने लगाए और उसने 1540 मीटर की दूरी तय कर ली। 2 चक्कर लगाने पे इतनी दूरी तय कर ली, यानी हमें पहले इसके वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा इस पार्क का। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आयत के, तो आपने पढ़ा होगा आयत का वक्र पृष्ठ। बता दीजिए जल्दी से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है लंबाई धन, यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर 2 गुणित लंबाई कितनी है, लंबाई हमने निकाली अभी 6x, यहाँ पर आपको 6x रख देना है। चौड़ाई कितनी निकाली हमने 5x निकाली। ठीक है, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 6 6 और 5 जोड़ देंगे, 6 और 5 कितनी होती हैं 11, 11x हो जाएंगे। 2 गुणित 11x, 11 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 22x आ जाएंगे। अब उसने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आयताकार, उसने 2 चक्कर लगाए 2, यहाँ हमने वक्र पर का क्षेत्रफल कितना निकला 22x, यानी इसमें 2 चक्कर लगाए, इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 22 दूनी 44x आ जाएगा। और 44x की मान यानी उसने कितनी मीटर दूरी तय की थी, यहाँ पर लिखा 1540 मीटर दूरी तय की थी। यानी 44x बराबर कितना हो जाएगा 1540। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो x का 44 का पक्षांतर कर देंगे कितना आ जाएगा 1540/44। काट दीजिए, संख्या किससे कट जाएगी है आपकी 4 से कट रही, 4 11 44, 4 3 12, बचेंगे 3, 4 32। यहाँ पर देखो 4 से नहीं 11 से काट देते हैं डायरेक्ट, 11 चौके 44, 11 एकम 11, बचेंगे 4, 11 चौके 44 शून्य। ठीक है, अब यहाँ से 4 से काट देते हैं, 4 3 12, बचे 2, 4 5 20, यानी x का मान कितना आ गया 35 आ गया। x का मान 35 हमने जो मानी, यहाँ पर दो लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी मान ली हमने 5x, लंबाई मान ली 6x, इनमें मान धर देना है। x का मान यदि हम 35 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणित के 35 आएगा। इनको हल करेंगे तो कितना आएगा 50 25 की लिखेंगे 5, हाथ से लाएंगे 2, 5 3 15, 15 और 2 कितने हो जाएगा 17, यहाँ पर 25 लिखना है। ठीक है 5, ये हो जाएगा। एक मान अपना चौड़ाई कितना आ जाएगी इसकी 175, और लंबाई हमने कितनी मान दी 6x, यानी 6 गुणित कितना हो जाएगा 35, इसमें गुणा करेंगे तो कितना है 6 5 30, 30 का आएगा 0, हाथ से लाएंगे 3, 6 3 18 19 20 21, यानी 210 है जो इसकी लंबाई होगी और 175 इसकी चौड़ाई होगी। 210 इसकी लंबाई होगी और 175 इसकी चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं। उसके पास 2 विकल्प हैं कि भाई कौन सा भूमि खरीदे, और हर एक के लिए हर एक का मान कितना है, यानी वैल्यू कीमत उसकी समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन यह दिया है कि वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी भुजा 21.4 मीटर हो, और आयताकार भूमि का टुकड़ा जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी हो। लंबाई कितनी 36 मीटर और चौड़ाई दिया है 10 मीटर। तो बताना है कि वह कौन सा है जो भूमि का टुकड़ा खरीदे। तो देखो यहाँ पर वर्गाकार भूमि है, वर्गाकार भूमि का सूत्रफल क्या होता है, वर्गाकार भूमि का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा, भुजा का वर्ग होता है। और आयताकार में क्या होगा, इसका गुणा करेंगे। तो आप जब इसको हल करेंगे तो यह मान ज्यादा आएगा। या जब देखो कोई भी व्यक्ति है, यदि कम पैसों में यदि अधिक भूमि आएगी तो वही खरीदना चाहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक आएगा, इसको कम आएगा। आप हल करके देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। अभिकथन क्या दिया है, एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटे है। पाई चार्ट का केंद्रीय कोण कितना बना 6/24, 6/24 गुणित 360 है, बराबर कितना बना 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दिया, कारण दिया आपको, कारण क्या है, बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, इसीलिए केंद्रीय कोण 90 अंश है।
अब इनमें से यह अभिकथन है, यह इसका कारण है। आपको बताना है कि यह जो अभिकथन दिया गया उसके आधार पर कारण सही है कि गलत है, या फिर कारण के आधार पर अभिकथन गलत है या कि सही है। देखो कैसे हल करना है, इसको हम देख लेते हैं। उसने है जो 6 घंटे का पाई चार्ट कितना दिया, 6/24। 6 घंटे का हमें पाई चार्ट कितना दिया है, 6/24 गुणा कितना है 360, गुणा 360 बराबर में 90 डिग्री बना। 6 चौकी 24, 4 से काट दिया, 4 अट्ठे 4 नाम 36, यानी 90 डिग्री आ रहा है। यह कितने का है, 6 घंटे का है। 6 घंटे का है 90 अंश। अब हमें बताना है कि बच्चे ने स्कूल का 1/4 1/4 भाग व्यतीत किया है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर जो 90 निकला है यह है जो 360 का 1/4 भाग है। यदि हम इसको भी हल करेंगे तो हमें 90 अंश मिलेगा। इसीलिए यह हमारा कथन दोनों सही होगा। इसका दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बनेगा। अब हम अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला 10वां क्या है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। एक पदी कौन कहलाते हैं, जिसमें पद की अधिकतम संख्या कितनी हो, 1 हो। जैसे एक्स घन धन 2x घन, इसमें आपको देख जरूर रहे हैं 2 हैं, लेकिन जब इनको हल करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि एक्स के पावर कितनी है 3, और यहाँ पर एक्स के ऊपर 3 की घात है। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3x के ऊपर 3 की घात बनेगी। यह एक ही पद है, इसीलिए पहले का आएगा चौथा। अब आपको ऑप्शन छांटने हैं कि पहले का चौथा किससे मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो और किसी का नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा देख लेना, द्विपद में जिसमें अधिकतम कितने 2 पद हों, तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा। यहाँ पर देखो एक्स पर धन 2x धन 3x है, 3 और 2 जुड़ जाएंगे। त्रिपदी में अधिकतम पद 3 होना चाहिए, चतुर्पदी में अधिकतम पद 4 होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से देख लेना। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सत्य कौन असत्य है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, किसी शून्यता परिमेय संख्या x के लिए x की पावर ऋण m बराबर 1/x पर m, जहाँ तो m एक धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा कथन दिया 1/6x वर्ग बराबर 6x के ऊपर ऋण 2। तो यह बताना है कि सत्य है कि असत्य। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। x के ऊपर क्या लिखा है, ऋण की पावर m था, फिर इसको हल किया तो क्या बन गया 1/x की पावर m। अब यहाँ पर आपको देखना है, m को बोला है यहाँ पर इन्होंने धनात्मक पूर्णांक, m क्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है यह, धनात्मक पूर्णांक। अब आप जानते होंगे धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं जो ऐसे पूर्णांक जो धन की माने धन के हो में धनात्मक पूर्णांक विसंख्या, जैसे 1 है 2 है 3 4, यही कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर देखो इसको हल दूसरे कथन में दिया गया 1/6x वर्ग बराबर कितना दिया, 6x की पावर ऋण के 2, 6x की पावर ऋण के 2। यहाँ पर देखो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको देखो 1/6 थे, 1/6 इसके रूप में बनाना हमें 1/6, और x की पावर क्या रहेगा, यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा x की पावर ऋण 2। यहाँ पर ऋण 2 बन रहा है जो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता। ऋण 2 यहाँ पर लिखेंगे, ऋण 2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यह क्या होगा, दूसरा कथन असत्य होगा, पहला सत्य होगा। ठीक है, दूसरा कथन असत्य, पहला सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आया समझ में। इसी तरह से अगला देख लेते हैं, क्या लिखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनको भी अभिकथन और कारण बताना है। पहला क्या लिखा, 8/21 गुणित 21/8 बराबर कितना है, 1 है। देखो यह 21 से कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, एक आंसर आ रहा है समझ में। इसी तरह से इसको बताना है। कारण 2 में क्या लिखा, 21/8 और दूसरी संख्या लिखी 8/21 का योज्य प्रतिलोम। 8 से 8 कट जाएगा, 21 से 21। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम है यानी ऋण से गुणा, यानी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में जब हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो उसका कितना बन जाएगा, ऋण 1। तो ऋण 1 क्या 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यानी पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य नहीं है। तो यह इसका कौन सा हो जाएगा, पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। ठीक है, बनेगा। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न क्या 13वां इसका, नीचे 2 कथन दिए गए, इसका भी अभिकथन। पहला क्या, एक चतुर्भुज एक समबाहुभुज, दूसरे में लिखा है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों, समबाहुभुज कहलाते हैं। तो भैया एक चतुर्भुज एक समबाहुभुज हो, यह संभव नहीं है कि हमेशा वो बहुभुज हो, समबाहुभुज ही बने, लेकिन ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो तो भाई एक समबाहुभुज कहलाता है।
जिसका पहला असत्य होगा दूसरा सत्य होगा। ठीक है, यह 13वां क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। देखो जल्दी से आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर समव्रत लिखा, साहचर्य लिखा, क्रम विनिमय और व्यतिरेकता। आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय क्या होता है, ए गुणित बी बराबर होता है बी गुणित ए। यहाँ पर देखो ए का मान 2/3, बी का मान दिया 1/5। यदि हम इनको उल्टा कर दें यानी 1/5 2/3 गुणा करेंगे, दोनों संख्या में आंसर हमारा एक सा आएगा। तो यह क्रम विनिमय का नियम का है। साहचर्य नियम में क्या होता है, साहचर्य नियम 1/2 धन क्या होगा, ए धन कोष्टक में बी धन सी, या फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे बी ए धन बी कोष्टक बंद बाहर लिखेंगे सी। तो यह जो साहचर्य नियम का है यह क्रम विनिमय नियम का था। और व्यतिरेकता का नियम क्या है, व्यतिरेकता का नियम हो जाएगा आपका ये हो जाएगा व्यतिरेकता का तीसरा, और चौथे का पहले का हो जाएगा चौथा। तो यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यह देखो तीसरे का क्या था, दूसरा था, यानी ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, ऋण 3 गुणित 2/33 का ऋण 48/6 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है। इसको हम हल करके देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ऋण 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो ऋण 3 तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे गुणित 2/33, यहाँ पर इनको सीधा हल कर देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 3 11 33 हो जाएंगे, 6 से काटेंगे 6 7 42 6 8 48 होते हैं। यहाँ पर क्या बचा, ऋण की 2/11 बचा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ पर क्या बचेंगे ऋण की 8, ऋण से ऋण कट जाए क्योंकि गुणा होगा तो धन बन जाएंगी। तो यहाँ पर 8 दूनी कितने होते हैं 16/11, 16/11 इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उसमें अंश है जो हर बन जाता है और हर है जो अंश बन जाता है, यानी संख्या क्या हो जाएंगी पलट जाएंगी। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 11/16, यह इसका आंसर है। अब आपको जल्दी से देख लेना है कि किस ऑप्शन में आपको यह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो यह किस में, ऑप्शन नंबर 3 में सही है, इसका सही आंसर 15 का 3 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं 16वां प्रश्न क्या लिखा है, एक चर वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, यानी एक चर वाले जिनमें समीकरण चर की अधिकतम घात 1 हो वह कौन से कहलाते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा क्या है, वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 क्या है, 20 है जो यह ऊपरी वर्ग सीमा होती है, यानी दूसरा इसका सही आंसर है। फिर क्या लिखा, निर्देशांक 2 1 की स्थिति बताना है। यहाँ आपको देखो यह एक चित्र दिया, ग्राफ दिया गया, इसमें आपको 2 और 1 की स्थिति बताना है। यहाँ पर 2 यहाँ पर कट रहा है और 1 से यहाँ पर कट रही है, इस बिंदु पर कटा, यानी इस बिंदु का नाम क्या है ए है, तो ए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है, किसी दुकान पर 50% से छूट से अभिप्राय, यानी 50% की छूट दे रहा है तो उससे संबंध क्या बन सकता है। पहला क्या है, सभी वस्तुओं के मूल्य पर 50% की छूट, क्या है पहला ऑप्शन, सही वस्तुओं पर 50% छूट। और दूसरा क्या है, जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 रुपये है उन्हें 50 रुपये की छूट, यही बात सही है। सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों का आधा मूल्य, यही बात सही है। तीसरा क्या है, सभी वस्तुएं 50 रुपये की, ये गलत है क्योंकि कुछ वस्तुएं महंगी भी होंगी, कुछ वस्तुएं कम कीमत भी होगी, तो इस तरह से इसका आंसर नहीं हो सकता है। फिर अगला क्या है, ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें केवल एक की पीस बचा हो आधे मूल्य में, यह भी नहीं है, यानी ए बी सी इसका सही आंसर है। किस ऑप्शन में लिखा आपको यह देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इसमें सी और ई किसी सी और कौन सा था हमारा, सी और बी था, तो यह नहीं दिया है, तो यहाँ पर केवल सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन देखना है कौन सी संख्या है। तो भाई साहब 729 है जो यह किसका घन होता है, यह हमें बता दीजिए। देखो 729 से यह 9 का घन होता है, आप घन करके निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो यह है जो 45 का घन है, यह किसी संख्या का घन नहीं होता, यह 8 का घन होता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो यानी ए सी और डी, ए सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें बताना है। पहला कि ऐसी बीजी व्यंजन जिसमें पदों के गुणांक शून्येतर और चरों की घात ऋणेतर पूर्णांकों बहुपद कहलाते हैं, ठीक है यह सही है। दूसरा क्या लिखा, 7x पर धन y के ऊपर 1/4 बटे y के ऊपर 3/4 धन 1 बहुपद है। इसको देखो कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सत्य लेकिन दूसरा असत्य है। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न क्या लिखा है, 44 x x पावर 4 ऋण 5x घन ऋण की 4x पर भागत 11x ऋण x
कोष्टक में लिखा है x ऋण 8 को सरल करने के चरणों को सही क्रम में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, इसको हमें हल करके बताना पड़ेगा। देखो ठीक है, हम इसको देखेंगे, हल करेंगे क्या कैसा बनेगा। देखो 44 लिखी है, इनको हम जो कहते हैं लिखेंगे 44। यहाँ पर एक्स वर्ग, एक्स के ऊपर 4 की घात है, यहाँ से हम एक्स वर्ग पूरे कोष्टक में से एक्स वर्ग को कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे यानी वह बाहर आ जाएगा, एक्स के ऊपर 2 की घात बनेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर 2 बचेगा, ऋण यहाँ पर क्या बचेगा 5x बचेंगे, यहाँ पर एक्स वर्ग ही निकल जाएगा तो केवल 4 बचेगा। भागित यह संख्या जो कि तो 11x कोष्टक में x ऋण 8। यहाँ पर देखो 44x वर्ग चेंगे को 3 लिखेंगे, यहाँ पर एक्स वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, ऋण के 5x हैं, इनको हम तोड़ देंगे, दो पदों में तोड़ेंगे, यही संख्याओं में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमें भाई ऋण 5 मिले और गुणा करेंगे तो भाई हमें ऋण 4 दिए। तो यहाँ पर देखो 5 यदि हम 3 तो कितने में तोड़ देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, जैसे हम संख्या सोची हमने 4 गुणत 1, 4 1 गुणा 1 यानी कितना आएगा 4 आएगा। और यदि हम क्या ऋण के 4 में से हम ऋण की 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण की 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ऋण की 4x, ऋण की x, ऋण की 4। यह संख्या जो कितनी लिखेंगे, यह आपने संख्या सोच ली। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर भागित लगा है 11x कोष्टक में x ऋण 8 ज्यों कितने रहेंगे। यहाँ पर देखो 44x वर्ग कोष्टक में x वर्ग, ऋण की 4x और ऋण x जुड़ जाएंगे, कितना यहाँ पर जोड़ना नहीं, यहाँ से कॉमन निकालें दो में से, तो x कॉमन निकालेंगे, भीतर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर बड़ा कोष्टक आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे ऋण 1, यहाँ पर क्या बचेगा x ऋण के क्या बन जाएगा 4 बन जाएंगे। ठीक है, यह कोष्टक बंद हो जाएगा। भागत यह संख्या लिखेंगे 11x कोष्टक में x ऋण के 8। यहाँ पर देखो 44x पर ज्यों रहेंगे, यहाँ पर देखो x ऋण 1 बाहर बाई संख्याओं को एक कोष्टक बनाएंगे और एक अंदर बनाएंगे जो वो x ऋण 4 बनेगा। भागत कितने हैं 11x कोष्टक में x ऋण के 8 आएंगे। ठीक है, आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखो यह इसका सही तरीका है, 11x कोष्टक में लिखा है x ऋण 8 लिखा है, इसको हमें क्या करना है, इसको देखो आगे हल करेंगे तो यह भाग में यानी बटी में आ जाएगा और फिर संख्या को काटेंगे। लेकिन देखो प्रश्न में मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर ऋण के 4x वर्ग लिखा है, यहाँ पर 4x वर्ग की जगह पर क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। 24x वर्ग होगा तब हमारा आंसर इसके जैसा निकलेगा। यह हमारा जो मेथड हमने आपको बताई, मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न गलती था, आप सुधार के देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या लिखा है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर देखो 4 इकाई भुजा वाले घन का आयतन, देखो 4 इकाई भुजा वाले, यहाँ पर देखो शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे इकाई यानी भुजा, भुजा कितनी दी हमें, भुजा दे दी हमें 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई दी है। और क्या घन का आयतन, तो घन का सूत्र क्या होता है, आयतन निकालने का सूत्र, घन का आयतन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो वह होता है भुजा का घन होता है कि नहीं, भुजा का घन। भुजा दी है 4, 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 का घन होता है 4 का वर्ग 16, 4 का घन होता है 64, 64 वर्ग इकाई, 64 इकाई के ऊपर 3 घात। तो यह यानी पहले का 3 से जोड़ी मिलाना, तो पहले की 3 से जोड़ी 2 ऑप्शन में मिल रही है, यानी तीसरा और चौथा। अब इनमें से आपको एक चुनना है। दूसरा क्या है, 4 इकाई भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 इकाई भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का भैया सूत्र होता है 6a²। ए क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो इसको हल करेंगे 6, क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल यानी 4, भुजा का वर्ग हो तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 का 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 6 96 होता है ना, 96 इकाई स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखो 64 इकाई का स्क्वायर लिखा है, 4 इकाई यानी इसका दूसरे से जोड़ी मिलाएंगी, दूसरे की दूसरे से जोड़ी कहाँ पर मिल रही वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो दूसरे की यहाँ पर देखो 96 इकाई स्क्वायर से मिल रही है, इसका आंसर कितना है 96 यहाँ पर लिखा है, तो इसका सी ऑप्शन नंबर तीसरा है जो इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, इसमें क्या करना है, 24वां प्रश्न क्या लिखा है, देखो इसमें भी यह दिया एक्स वर्ग का मान कितना दिया हमें 4 दिया है पहले कथन में, और दूसरे कथन में हमें कितना दिया है, एक्स का मान दिया है 2। तो पहला कथन तो सत्य है क्योंकि एक्स वर्ग का मान 4 हो सकता है, लेकिन एक्स बराबर 2 नहीं होगा, क्योंकि जब यह रूट हटेगा तो यह क्या बन जाएगा, एक्स के ऊपर रूट के ऊपर 4 के ऊपर रूट बन जाएगा। इसको हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा, धन की ऋण के 2 आएंगे, यानी एक मान एक्स बराबर धन एक्स का मान 2 भी हो सकता है और एक्स का मान ऋण 2 भी हो सकता है। तो पहला है जो, दूसरा है जो असत्य हो जाएगा, पहला
सत्य होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 25वां प्रश्न है। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न लिखा है 25वां प्रश्न है, दी गई आकृति में से कौन सा बीजी व्यंजक प्रदर्शित करता है। बीजी व्यंजक देखना है, इसमें आपको यहाँ पर देखना कौन सा ऑप्शन देख के बताए, ऑप्शन से इसका आंसर आएगा। बीजी व्यंजक है जो कौन सा प्रदर्शित करता है वो देखते हैं। इसमें देखो भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए 16 अवतल बहुभुज, 16 अवतल बहुभुज भर छोड़ के बाकी सभी हैं जो इसका व्यंजक प्रदर्शित करते हैं, यानी बी सी डी ई। इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आ जाएगा। 26वां प्रश्न क्या लिखा, एक्स ऋण 5x ऋण 6 के गुणनखंड, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकालते अभी हमने देखे थे, देखो निकाल के देखते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या हम जो करते हैं लिखेंगे ऋण की 5x और यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर कितना है कुछ संख्या नहीं यानी 1 होगा, 1 मान लेंगे तो 1 का 6 में गुणा किया यानी 6। यानी हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर 6 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर हमें बीच वाली संख्या मिले, यानी कितनी, ऋण की 5। तो आप संख्या छोड़ो सोचोगे कि 6 जो किस किस संख्या की गुणा में आता है, तो आप कहेंगे कि 3 गुणा 6 होता है, 3 गुणा 2 यानी 3 का हम 2 में गुणा करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, या फिर 6 का गुणा हम 1 में करेंगे तब मिलेगा। जब आप देखो 3 का 2 में गुणा करेंगे तब भी हमें 5 मिलता है, 6 का 1 में गुणा करेंगे तब भी हमें 5 मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 का 2 में गुणा करना है, जैसे हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 गुणा 1 लिखे थे, यदि हम ऋण 6 और धन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण के 5 आएंगे। ठीक है, और 3 का 2 यानी दोनों संख्या ऋण की करेंगे तब हमें ऋण के 5 मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 और 2 में बताना है। ठीक है, और 6 और 1 में भी बताना है। तो यहाँ पर आपको देखो कौन सा सही हो जाएगा वह देखते हैं। जैसे एक्स बार ऋण 5x ऋण 6 लिखा है तो हम ऋण के 3x ले लेंगे, एक्स ऋण के 3x ले लेंगे और ऋण के 2x ले लेंगे, क्योंकि ऋण ऋण क्या होता है, जुड़ जाता है, 3x और 2x जुड़ जाएंगे तो ऋण के 5x बन जाएगा। फिर यह संख्या जो कि लिखेंगे ऋण की 6। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ इन दो संख्या में से और इन दो संख्या में से एक चीज़ कॉमन लेनी है। जैसे एक्स में दो जनों में है ओवरनेस्ट है तो वह निकाल लेंगे, तो एक्स बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ऋण यहाँ पर क्या बचेगा 3। इसमें देखो क्या निकल आएगा, दो ऋण 2 निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पर क्या जाएगा ऋण की 2 निकल आए तो इसलिए यहाँ पर ऋण की जगह पर क्या जाएगा धन 6। अब देखो यहाँ पर यह संख्या यह कोष्टक क्या एक सा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो यानी यह संख्या हम नहीं ले सकते। अब हमें क्या लेना है, यह वाली संख्या ऋण की 6 धन की 1, दो संख्या हमने सोची थी अभी, ऋण 6 धन 1 यह संख्या लेंगे। तो पहली संख्या तो हम जो करते हैं, अब यह है हमारा कुछ काम का नहीं। दो पहली संख्या लिखेंगे एक्स वर्ग ऋण की 5x की जगह पर आपको यह संख्या लिख देनी है, ऋण की 6x लिख देना है, धन 1 में x लगा के लिख देंगे तो 1x बनेगा, ऋण की 6 बन जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यह संख्या कैसे टूटेगी, बस आपको फिर x लगा के लिख देना है। अब इन दो में से कॉमन निकालना और इन दो में से, तो यहाँ पर x कॉमन निकल आएगा, क्योंकि x कॉमन मतलब जो दोनों में हो, x था दोनों में, ये x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, ऋण यहाँ पर 6x है, यहाँ से x निकलेगा क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर देखो धन 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x ऋण के 6 बचेंगे। अब देखो दोनों कोष्टक सेम आ गए, यानी हमारा आंसर सही है। एक्स ऋण 6 एक कोष्टक बन जाएगा, एक जो बाहर लिखी संख्या उनका कोष्टक बना देंगे, एक्स धन के 1, यह आंसर आपका होगा। इसके दो गुणनखंड एक्स ऋण 6 और एक्स धन 1 होंगे, तो एक्स ऋण 6 और एक्स धन 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बनेगा। इस तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। एक चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई एक्स ऋण 4 और 2x धन 3 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, उसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, देखो यह इसका सूत्र होता है, लंबा चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको मान धर देना, लंबाई का मान कितना है एक्स ऋण के 4 और चौड़ाई का मान कितना है 2x धन के 3। अब हम सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, यानी इनको गुणा करेंगे, x का 2x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x वर्ग, फिर x का 3x में गुणा करेंगे धन की 3x आएगा, ऋण के 4 का 2x में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, ऋण की 8x आएगा, धन का ऋण में गुणा ऋण आ जाएगा 4 का 3 में गुणा 4 3 12 आएगा। आया समझ में, एक एक अंक समझना, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रोककर समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब इनको हल करेंगे, 2x वर्ग ज्यों को त्यों रहेगा, 3x में से 8x घट जाएगा क्योंकि एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की, तो घटेगा, 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा ऋण के 5 बचेगा, ऋण की 5x, ऋण 12 ज्यों के त्यों रहेंगे। अब यह देख लेना आपको कौन सा बन रहा है, 2x वर्ग ऋण के 5x और ऋण के 12, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर होगा। जल्दी से 2 क्वेश्चन और करने हैं, यहाँ पर इसको देख लेना है। यहाँ पर देखो 28वां प्रश्न 4p वर्ग धन q वर्ग का इसमें गुणनफल निकालना है, यह देख लेंगे। 29वां प्रश्न क्या है, एक घनाभ की लंबाई
और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन 360 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो घनाभ का सूत्र लगा देना आपको, केवल घनाभ का फॉर्मूला लगाना है। घनाभ का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र होता है 2, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यह फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन का 2 कोष्टक ए बी गुणित बी सी गुणित सी ए। इसमें आपको मान धर देना है, तो आपको मान निकल आएगा। ए है जो पहली भुजा, बी है दूसरी भुजा, यहाँ पर डी है, ठीक है। तो सी है जो तीसरी भुजा है। आप इसमें मान रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, फिर लगा देना है। यहाँ पर क्या करना है आपको फिर, ठीक है। अगला क्या दिया है? तीसरा प्रश्न, दी गई आकृति को बताइए यदि छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर छोटे घन की भुजा कितनी दी है? छोटे घन की भुजा दी है हमें 3, यहाँ पर लिखो छोटे घन की भुजा कितनी दी है हमें? 3 सेंटीमीटर दी है हमें 3 सेंटीमीटर दी है। और आकृति का आयतन निकालना है। तो आकृति का आयतन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, तो देखो इसका आयतन निकालेंगे तो कितना जाएगा? आयतन निकालेंगे तो भाई साहब आयतन कितना आएगा इसका घन कर देना आपको, क्योंकि इसका घन का आयतन क्या होता है? एक भुजा का घन। तो इसका आयतन हल करेंगे तो कितना आएगा आपको? 3 का घन होता है 27 मिलेगा। और आपको जो आकृति दी गई इसमें संख्या कितनी? इनकी 21 संख्या है। इन घनों को गिनेंगे तो संख्या कितनी है इनकी? 21। यानी आपको जो इसका आंसर आया इसमें 21 से आपको गुणा कर देना है। फिर जो आंसर आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह है जो इसके आंसर हो जाएंगे 30वां प्रश्न। इसके आगे आपको जीके क्वेश्चन है। यदि आप हमसे जीके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दिए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए यह वीडियो किस तरह का रहा है।